झारखंड में हेमंत सोरेन सरकार के भविष्य को लेकर चर्चाएं इस वक्त सबसे ज्यादा तेज हैं। खदान लीज मामले में चुनाव आयोग के फैसले पर सबकी निगाहें टिकी हुई हैं और संभावना यह जाहिर की जा रही है कि चुनाव आयोग राज्यपाल को कुछ दिनों में अपनी राय भेज सकता है। हालांकि सीएम ने खदान लीज मामले को ऑफिस ऑफ प्रॉफिट के दायरे में नहीं होने की बात कही है, लेकिन फिर भी यह संभावना है कि चुनाव आयोग राज्यपाल को दो राय दे सकता है। चुनाव आयोग हेमंत सोरेन को जहां राहत दे सकता है, वहीं दूसरी संभावना यह भी जाहिर की जा रही है कि सीएम की सदस्यता जा सकती है। अगर सीएम की सदस्यता जाती है तो हेमंत सोरेन को अपना इस्तीफा देना होगा और इसके बाद फिर से नई सरकार के गठन की कवायद शुरू हो जाएगी। महागठबंधन की तरफ से फिर से सरकार बनाने का दावा पेश किया जाएगा, जिसे लेकर लगातार चर्चाएं इस वक्त की जा रही हैं कि दो राय जो है वो इलेक्शन कमीशन की तरफ से दिया जा सकता है राज्यपाल को। राज्यपाल के ऊपर यानी कि उनके स्वविवेक पर यह निर्भर करता है कि किस तरीके से वो इस राय में अपनी सहमति देते हैं, कौन से राय को स्वीकार किया जाता है। सदस्यता रद्द होने की परिस्थिति अगर आती है तो वैसे में दोबारा से कवायद सरकार बनाने की और सरकार बनाने के दावे को पेश करने की शुरू होगी। और संवाददाता अविनाश हमारे गर्मी के पीछे वजह क्या है, ये तमाम चीजों को लेकर लगातार चर्चाएं भी की जा रही हैं। अविनाश, चूंकि ये कहा जा रहा है कि बहुत जल्द ये फैसला आ सकता है, लेकिन ये जल्द कितने दिनों में आ सकता है और कितनी परेशानी सरकार के लिए खड़ी कर सकता है, जिसमें दो राय की बात कही जा रही है? देखिए, इसी सवाल का जवाब हर कोई जानना चाहता है कि वो समय कब आएगा। जो चुनाव आयोग की तरफ से जो राय राज्यपाल को भेजा जाना है वो क्या होगा और कब होगा। यही वजह है कि इस वक्त अगर आप झारखंड की राजनीति की बात करें, झारखंड के राजनीतिक गलियारों में जो चर्चा हो रही है उसकी बात करें, तो हर तरफ लोग यही जानना चाहते हैं कि हेमंत सोरेन सरकार का भविष्य क्या होगा और आने वाले कुछ दिनों में क्या कुछ होने जा रहा है। दो ही बातें हैं। पहला तो ये कि अगर हम खदान लीज मामले में जिस ऑफिस ऑफ प्रॉफिट की बात हो रही है उसमें अगर आयोग की तरफ से हेमंत सोरेन को अगर राहत दी जाती है तो मामला यहीं खत्म हो जाएगा। जेएमएम काउंटर करेगी कि लगातार वो कह रही थी कि ये मामला ऑफिस ऑफ प्रॉफिट का नहीं बनता है और ऐसा ही फैसला आया। लेकिन अगर इससे इतर अगर फैसला उनके विरोध में जाता है और अगर हेमंत सोरेन की सदस्यता चली जाती है, उसके बाद के क्या क्या विकल्प बचते हैं। पहला तो यह है कि निश्चित तौर पर जैसे ही सदस्यता जाएगी, सबसे पहले हेमंत सोरेन को राजभवन की ओर रुख करना पड़ेगा। सबसे पहले वो अपना इस्तीफा सौंपेंगे और उसी के साथ साथ या हम कह सकते हैं कि 1-2 घंटे के अंतराल में नए सरकार के गठन के लिए भी दावा किया जाएगा संख्या बल के हिसाब से। मैंने संख्या बल का यहाँ पर उल्लेख इसलिए किया है क्योंकि इस वक्त अगर आप गठबंधन सरकार की बात करें तो संख्या के हिसाब से उनके पास वो संख्या है, बहुमत का आंकड़ा है। लेकिन अगर हम बीजेपी के दावों की बात करें तो बीजेपी का मानना है कि जैसे ही हेमंत सोरेन की सदस्यता जाएगी, गठबंधन के अंदर जो असंतोष है वो बाहर आ जाएगा और सरकार को, गठबंधन को बहुमत का आंकड़ा पार करने के लिए बहुत मशक्कत करनी पड़ेगी और बीजेपी का मानना है कि यह संभव नहीं होगा। अविनाश, ऐसी ही परिस्थिति में ये दूसरा सवाल जन्म लेता है कि आखिर अगर परिस्थिति आती है कि इस्तीफा देना पड़े, विधायकी की सदस्यता जाती है, वैसे परिप्रेक्ष्य में देखा जाए तो वो चेहरा कौन सा हो सकता है जिन्हें ये दायित्व दिया जा सकता है? ये रणनीति तो तैयार कर ली गई होगी क्योंकि फैसला किसी भी वक्त आ सकता है। नहीं, जरूर रणनीति तैयार कर ली गई होगी और जो पिछले दिनों भी जो बैठक हुई, हालांकि उस बैठक में सामूहिक रूप से इस पर कोई चर्चा नहीं हुई है, लेकिन गठबंधन के अंदर जो मुख्य दल हैं, चाहे वो जेएमएम, कांग्रेस और आरजेडी की बात करें, और उनके जो प्रमुख नेता हैं उन्होंने एक रणनीति बनाई है और ये कहा जा रहा है कि कुछ ऐसे फार्मूले भी तय किए गए हैं जिससे सरकार को बचाया जा सके। आपने जो सवाल पूछा कि अगर हेमंत सोरेन की सदस्यता चली जाती है तो वो कौन चेहरा होगा, सबसे पहले तो ये कि गठबंधन का ये मानना है कि उनकी सदस्यता जाने के बाद भी गठबंधन की ओर से फिर से एक बार
हेमंत सोरेन को ही अपना नेता चुनते हुए अपना दावा पेश किया जाएगा। अब यहाँ बात नैतिकता की आती है कि जब आपकी सदस्यता चली जा रही है उसके बाद भी फिर से आप ही मुख्यमंत्री बन रहे हैं, तो ये राजनीति में नैतिकता का सवाल उठता है। और यही बीजेपी की तरफ से ये इशारा किया जा रहा है कि ये ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा नहीं किया जाना चाहिए, लेकिन सत्ताधारी दल की यही तैयारी है। इससे भी अगर हम वर्स्ट कंडीशन में जाएं, अगर हम कुछ और भी सोच सकते हैं कि अगर आगे जाकर, चूंकि जैसे ही सदस्यता जाएगी, आने वाले समय में जो कोर्ट में मामला चल रहा है उसमें भी जरूर इसी जो आदेश आएगा, जो राय आएगा, उसी के आधार पर फिर से सुनवाई होगी और फैसला भी आएगा। अगर हम थोड़ी देर के लिए आगे और बढ़ें, तब यह भी देखना होगा कि अगर हेमंत सोरेन को मुख्यमंत्री के तौर पर न्योता नहीं मिलता या वो एलिजिबल नहीं है, तब संगठन के अंदर, गठबंधन के अंदर में कौन कौन से चेहरे हो सकते हैं। बहुत सारे चेहरे हैं जो जेएमएम के अंदर से जो वरिष्ठ नेता हैं, जो वरिष्ठ विधायक हैं, परिवार के भी लोग हैं, मैं किसी एक का नाम नहीं लेना चाहूंगा, लेकिन वैसे तमाम लोगों के बारे में, नाम के बारे में, नेता के बारे में अंदर खाने जरूर चर्चा चल रही है। कौन से विकल्प की प्रबल संभावना अविनाश नजर आती है? राजनीतिक विश्लेषक या जानकार किसकी प्रबल संभावना जाहिर कर रहे हैं? नहीं, देखिए, मैंने तो पहले ही कहा कि सबसे पहले जो संभावना बन रही है कि अगर इसमें कहीं किसी की कोई आपत्ति नहीं हो तो फिर से एक बार हेमंत सोरेन ही के नेतृत्व में ही दावा किया जाएगा। इसमें कहीं कोई अगर मगर होता है तब गठबंधन एक अपना नया नेता चुनेगी, और नया नेता के तौर पर बहुत सारे नाम हैं। अगर आप देखें, परिवार से भी लगातार जो खबरें आती हैं, चर्चा होती है, उनकी पत्नी कल्पना सोरेन का नाम आता है, उनके पिता शिबू सोरेन का भी नाम आ रहा है। अगर हम पार्टी के कुछ और वरिष्ठ विधायकों की बात करें, चाहे वो चंपई सोरेन की बात करें, नलिन सोरेन की बात करें, जोबा मांझी की बात करें, महिला हैं, तो ये कुछ ऐसे नाम हैं जिसकी चर्चा जरूर हो रही है, लेकिन इसमें कितना दम है और इस पर क्या अंतिम समय तक इस पर मुहर लग पाती है, इसके लिए इंतजार करना होगा। इसलिए मैं बार-बार कह रहा हूं, और इसलिए झारखंड में जो है सबसे ज्यादा गरमाई हुई नजर आती है। बहुत बहुत शुक्रिया अविनाश, तमाम जानकारी के लिए आपका। झारखंड में हेमंत सोरेन सरकार को कोई खतरा नहीं है, ये दावा किया है कांग्रेस के वरिष्ठ नेता डॉक्टर अजय कुमार ने। उनका कहना है कि झारखंड में जिस सियासी संकट की चर्चा की जा रही है, वैसे कोई संकट की बात है ही नहीं। बीजेपी के कई विधायक ही हेमंत सोरेन के संपर्क में हैं। उन्होंने यहां तक दावा कर दिया कि सरकार के पास 55 का आंकड़ा है, जो बहुमत के लिए जरूरी 41 विधायक से कहीं ज्यादा है। उन्होंने कांग्रेस विधायकों की गैर हाजिरी का बचाव करते हुए बीजेपी को ही अपने विधायकों की बैठक बुलाने की चुनौती दे दी। डॉक्टर अजय कुमार से बातचीत की दिल्ली संवाददाता रवि सिसोदिया ने। हमारे साथ कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और झारखंड के पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष डॉक्टर अजय कुमार से बात करते हैं। सर, कल एक बैठक बुलाई गई थी, इसमें कई विधायक शामिल नहीं हो पाए, मुख्यमंत्री आवास बैठक बुलाई थी। क्या झारखंड सरकार में भी खतरा है? क्या विधायक अभी एकजुट है या नहीं है? सर, क्या स्थिति है? नहीं, देखिए एक चीज है, सभी विधायक, एक दो विधायक जो दिल्ली में उपस्थित थे, उन्होंने तो खबर भी कर दिया था। दूसरी बात है कि मुझे लगता है कि बीजेपी वाले को सोचना चाहिए कि उनके विधायक बचेंगे कि नहीं। हेमंत सोरेन जी ने पहले भी कहा था कि बीजेपी के विधायक भी उनके संपर्क में हैं, तो बीजेपी पहले अपने घर बचाने के लिए कदम उठानी चाहिए। नहीं, सरकार को एकदम खतरा नहीं, आप भी संख्या जानते हैं, 55 के आसपास है, तो अब 41 चाहिए आपको, तो 55 से 41 पहुंचने में जो है, उससे अच्छा है कि भारतीय जनता पार्टी के लोग ही 55 में शामिल हो जाएं। लेकिन से कई विधायक तो मौजूद नहीं थे ना, कल इससे सवाल उठ रहा था। नहीं, मैं तो जानता हूं, जैसे कि शिल्पी तिर्की मैडम जी यहीं पर थी, क्योंकि राहुल जी के साथ और बाकी लोग के साथ मीटिंग था। तो हर एक व्यक्ति जो उपस्थित, एक आध अगर आप उसको जो उसके बारे में कहानी बनाने लगेंगे, मैं तो एक ही चीज कहना चाहूंगा आपको, बीजेपी अपने विधायक का बैठक बुला दे और फिर देख लेंगे कितने लोग उपस्थित हैं। दूसरे के ऊपर आरोप लगाने से पहले मुझे शक है कि बहुत सारे लोग उपस्थित नहीं होंगे बीजेपी की तरफ से। न्यूज से बातचीत के लिए शुक्रिया। वीडियो जर्नलिस्ट सोनू मंडल के साथ रवि सिसोदिया, न्यूज 18 दिल्ली। पश्चिम बंगाल में हावड़ा की जेल से इरफान अंसारी की रिहाई के 2 दिन के बाद राजेश कच्छप और नमन विस्कल कोगांडी भी बेल से बाहर आ गए। अब हाईकोर्ट की शर्त के तहत तीनों सस्पेंड कांग्रेस विधायकों को अगले 3 महीने तक कोलकाता में ही रहना होगा। 20 दिन बाद 20 अगस्त को सस्पेंड कांग्रेस विधायक इरफान अंसारी हावड़ा सुधार गृह से बाहर आए थे।
तो 22वें दिन यानी कि 22 अगस्त को बाहर आने की बारी थी राजेश कच्छप और नमन विकलस कोगांडी की। जेल से बाहर आते ही तीनों विधायक कोलकाता में एक साथ जुटे। तो हम लोग के बारे में आपको किसने मिसगाइड किया है, हम लोग उसका नाम जानना चाहते हैं, ताकि जनता को हम लोग बताएं कि किस तरह से हम लोग को फंसाने का काम किया बंगाल में। और मैं फिर से मैं कहूँगा, जो साजिश रचे हैं, जिसने हमारे पॉलिटिकल करियर में हल्का फुल्का जो दाग लगाने का काम किया है, उसको भी हम लोग पर्दाफाश करेंगे। पिछले 30 जुलाई को हावड़ा पुलिस ने एसयूवी पर सवार तीनों कांग्रेस विधायकों को 49 लाख रुपए कैश के साथ पकड़ा था, तो झारखंड की राजनीति में भूचाल आ गया था। तीनों पर बीजेपी की मिलीभगत से सरकार गिराने की साजिश रचने का आरोप लगा। कांग्रेस ने तीनों को सस्पेंड कर दिया, रांची में एफआईआर दर्ज करा दी। पश्चिम बंगाल सीआईडी ने भी शिकंजा कस दिया, पर कलकत्ता हाईकोर्ट से बेल मिलते ही तीनों विधायकों ने माफिया और दलालों पर आरोप मढ़ दिया। ये माफिया लोग जो हैं, उन लोगों ने एफआईआर कराया है। ये दलाल जो हैं, जो दलाली करके जो यहाँ राजनीति कर रहे हैं, उनका पर्दाफाश होगा। और जो राजनीति को एक व्यवसाय समझते हैं, उन लोगों ने हम लोगों पे चार्ज किया है। आने वाला दिन जनता बताएगी। लंबे दावपेच के बाद कलकत्ता हाईकोर्ट ने 17 अगस्त को तीनों सस्पेंड विधायकों को 3 महीने की अंतरिम जमानत दे दी, पर 3 महीने तक कलकत्ता में रहने, सप्ताह में 1 दिन हाजिरी देने और पासपोर्ट जमा कराने की शर्त भी जोड़ दी। इन शर्तों को पूरा कर तीनों नेता जेल से तो छूट गए, पर ये सवाल अब भी अधूरा है कि पूरी साजिश के पीछे आखिर किसका हाथ है। न्यायालय ने न्याय किया है। जिस तरह से षड्यंत्रकारी सोच रहे थे कि 5-6 महीना इन्हें जेल में रखेंगे, आज जनता को न्याय मिली है, हमें न्याय मिली है। तीनों सस्पेंड कांग्रेस विधायक जेल से तो छूट गए हैं, पर कोर्ट की शर्त के तहत वो अगले 3 महीने तक झारखंड से दूर ही रहेंगे। लेकिन इतना तो तय है कि इसके बावजूद झारखंड की राजनीति पर इनकी छाप कम नहीं होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। झारखंड सरकार और ब्रिटेन सरकार के बीच आज एमओयू होने जा रहा है। देश के इतिहास में ऐसा पहली बार हो रहा है जब किसी राज्य सरकार के साथ साझा पारदेशीय छात्रवृत्ति को लेकर एक एमओयू साइन किया जाएगा। झारखंड के अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़ा वर्ग और अल्पसंख्यक समुदाय के प्रतिभाशाली छात्रों को राज्य सरकार और ब्रिटिश हाई कमीशन छात्रवृत्ति प्रदान करने वाली है। ये वैश्विक छात्रवृत्ति योजना खुद में अनूठी है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और ब्रिटिश हाई कमिश्नर एलेक्स एलिस की मौजूदगी में रांची में झारखंड सरकार, विदेश राष्ट्रमंडल और विकास कार्यालय यानी कि FCDO, ब्रिटिश उच्चायोग, नई दिल्ली के बीच एमओयू किया जाएगा। इस एमओयू के तहत प्रत्येक शैक्षणिक वर्ष के लिए 5 छात्र छात्राओं का चयन किया जाएगा। चयनित 5 छात्र और छात्राओं का पूरा ट्यूशन फी झारखंड सरकार वहन करेगी, बाकी खर्चा ब्रिटिश उच्चायोग वहन करेगा। झारखंड पुलिस ने साइबर अपराधियों पर शिकंजा कसने की पूरी तैयारी कर ली है। सीआईडी की मदद से देवघर और जामताड़ा सहित कई जिलों के 40 से ज्यादा साइबर अपराधियों की लिस्ट बनाई गई है, जिनकी संपत्ति को जब्त किया जाएगा। ईडी को इनके खिलाफ प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट की धाराओं के तहत कार्रवाई करने का प्रस्ताव भेजा गया है। सीआईडी ने राज्य के सभी बड़े साइबर अपराधियों की कुंडली तैयार कर ली है, जिन्होंने साइबर अपराध के जरिए अकूत संपत्ति बना ली है। अब सभी अपराधियों पर जल्द ही शिकंजा कसने वाला है। झारखंड में पनप रहे साइबर अपराधियों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई। बता दें कि राज्य पुलिस ने इस प्रस्ताव को ईडी के पीएमएलए में भेजा है, जहां पर 40 कुख्यात साइबर अपराधियों के संपत्ति का ब्यौरा तैयार किया गया है, जिसे जल्द ही जब्त करने की प्रक्रिया शुरू की जाएगी। इस मामले में देवघर और जामताड़ा के साथ अन्य सबसे ज्यादा प्रभावित जिलों को चिन्हित किया गया है। बता दें कि राज्य सरकार को किसी भी तरीके की संपत्ति जब्त करने का कोई अधिकार नहीं रहता है, इसीलिए इस मामले को ईडी के पीएमएलए के हाथ सौंपा गया है। फिलहाल प्रस्ताव भेजा गया है। रूपाली त्रिपाठी, न्यूज़ 18, रांची।
रांची में शुक्रवार से लेकर शनिवार तक तेज हवा के साथ हुई बारिश ने बिजली व्यवस्था को पूरी तरह से चौपट कर दिया है। शहर के 20 से ज्यादा मोहल्लों के अलावा ग्रामीण क्षेत्रों की बात करें तो रविवार को दिन भर बिजली गुल रही। विभाग की ओर से बताया गया कि शनिवार की देर रात तक ज्यादातर इलाकों में बिजली बहाल कर दी गई थी। जिन इलाकों में बड़े पैमाने पर बिजली के तार और उपकरणों को नुकसान पहुंचा, वहां रविवार की देर शाम तक बिजली बहाल की गई। हालांकि कई इलाकों में 48 घंटे के बाद भी बिजली बहाल नहीं हो पाई है। रांची के नामकुम से ज्यादा जानकारी दे रही है हमारी सहयोगी रूपाली त्रिपाठी। रांची समेत आसपास के इलाकों में लगातार हो रहे मूसलाधार बारिश से अभी भी ऐसे कई इलाके हैं जहां पर ट्रांसफार्मर क्षतिग्रस्त हुआ है और बिजली की जो सुविधा है अब तक ठप है। लगातार देखेंगे आप किस तरीके से तस्वीरों में कि घरों में अभी तक अंधेरा छाया हुआ है। और ये इलाका है नामकुम के कुसई टोली की महुआ टोली, जहां पर बिल्कुल भी बिजली अब तक नहीं रिस्टोर किया जा सका है। बिजली विभाग लगातार यहाँ पर लगी हुई है अपनी कार्रवाई में, पर काम नहीं हो पाया। वहीं यहाँ के लोग है जो थोड़ा परेशान भी है, जो आम रोजमर्रा की काम है वो बिल्कुल तरीके से ठप पड़ा हुआ है। सर, कब से लाइट नहीं है आप लोग के? लाइट करीब 3 से 4 दिन हो गई है। हाँ। एकदम लाइट नहीं आ रही, कभी कभी आती है। फ्रिज वगैरह में सारा सामान रखा हुआ खराब हो रहा है, परेशानी हो रही है, पानी की दिक्कत है। आप लोग कुछ इलाके के लोग ना थोड़ा आक्रोशित भी दिखे बिजली को लेकर कि अब तक काम नहीं हो पाया बिजली विभाग से, ट्रांसफार्मर रिस्टोर नहीं हो पाया। जी, बहुत धीरे काम हो रहा है। जो काम होना चाहिए वो सही से काम हो नहीं रही है ना। अपना मनमर्जी से काम हो रही है ना। तो इसलिए परेशानी तो है ही, बिजली नहीं है तो बिजली से ही सारा चीज़ है। वर्किंग प्रोफेशनल्स हैं आप लोग के लिए कैसा मुश्किल हो रहा है काम कर पाना? बिजली नहीं है लगातार। मुश्किल तो बहुत आ रही है बिजली। हाँ, पढ़ाई वगैरह में बहुत मुश्किल आ रही है। 3-4 दिन से लगातार लाइट नहीं है। नो, अभी तक तो शायद किसी ने कंप्लेन नहीं करी है। 3-4 दिन हो गई है लाइट नहीं है। और कुछ सामान का नुकसान भी हुआ है? जी, सामान का नुकसान तो हो ही रहा है। बिजली नहीं है तो फ्रिज वगैरह में भी नुकसान हो रहा है सामान सबका। लगातार 48 घंटों से बिजली नहीं है और ये सिर्फ इस इलाके की बात नहीं है, रांची के और भी इलाकों में लगातार बिजली मुहैया कराने का काम बिजली विभाग कर रहा है। लेकिन ट्रांसफार्मर्स की बात करूं तो काफी ज्यादा आंकड़ा है जहां पर रांची शहर में ट्रांसफार्मर क्षतिग्रस्त हुआ है। रूपाली त्रिपाठी, न्यूज़ 18 रांची। तो खबरों का सिलसिला लगातार जारी, आप देखते रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड। यहां खबरों का सिलसिला कभी नहीं थमता।